1 जुलाई 2024 यानी सोमवार, इस दिन लोकसभा की कार्यवाही आम दिनों से ज्यादा चली। खबरें तो यहां तक आई कि कार्यवाही का समय रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था। दिन बदला, सुबह हुई और एक कागज का टुकड़ा वायरल हुआ। यह था आदेश स्पीकर ओम बिरला का। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए जो भाषण दिया था, स्पीकर ओम बिरला ने उसके कुछ हिस्सों को एक्सपंज करने का आदेश दिया। एक्सपंज करना यानी उस हिस्से को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा देना। यह अधिकार स्पीकर के पास ही होता है। इसमें वो हिस्सा भी शामिल है जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हिंसा और नफरत के आरोप लगाए थे, अग्निवीर योजना पर बात की थी, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम भी लिया था और मौजूदा सरकार पर उनका करीबी होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके ऐसी 13 टिप्पणियां गिनाई हैं जिन्हें स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया और जो राहुल गांधी के भाषण में थी उनमें से कुछ ये रही। बीजेपी के लोग 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य फैलाते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर सीधे दिल पर लगा है और देखिए अब चुप हो गए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अग्निवीर को आपने यूज एंड थ्रो मजदूर बनाया है। आपने हिंसा, नफरत फैलाई, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। अयोध्या के इनागुरेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनागुरेशन में अडानी थे, अंबानी थे, दोनों के नाम हटाने को कहा गया स्पीकर ओम बिरला की ओर से। राहुल गांधी के भाषण के ये हिस्से काटे गए तो 2 जुलाई के दिन राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा कि स्पीकर के पास ये शक्तियां होती हैं कि वो सदन में हुई कुछ बातों को एक्सपंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उन्हीं बातों को एक्सपंज किया जा सकता है जिनकी परिभाषा लोकसभा की रूल बुक में लिखित नियम संख्या 380 में साफ की गई है। इसलिए मुझे यह अचंभा हो रहा है कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा एक्सपंज बताकर कार्यवाही से क्यों हटा दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपंज किए गए हिस्से रूल 380 के तहत नहीं आते हैं। मैंने केवल तथ्य और जमीनी सच्चाई बताने की कोशिश की थी। मेरी बातों को एक्सपंज करना संसदीय लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है। मैं अनुराग ठाकुर की बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जिनकी स्पीच में केवल आरोप थे लेकिन उनके भाषण के सिर्फ एक शब्द को एक्सपंज किया गया। ये सेलेक्टिव एक्सपंज करना इस पूरी कार्यवाही पर ही सवाल उठाता है। मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरे एक्सपंज किए गए हिस्से को वापस लिया जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात भी की। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई होती है। राहुल गांधी जिस नियम 380 की बात कर रहे हैं वो दरअसल है क्या? संसद में सारा कामधाम रूल बुक के हिसाब से ही होता है और इस रूल बुक का नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसमें एक नियम है 380 जिसमें लिखा है कि यदि स्पीकर को लगता है कि डिबेट में इस्तेमाल किए गए शब्द अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय या अशोभनीय हैं तो स्पीकर अपने विवेक का प्रयोग करके ऐसे शब्दों को कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकते हैं। इसी नियम का हवाला राहुल गांधी दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के पत्र के जवाब में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी लोकसभा स्पीकर को एक नोटिस दिया। इस नोटिस में बांसुरी स्वराज ने लिखा कि राहुल गांधी ने अपने 1 जुलाई के भाषण में 3 गलत बातें कही। उन्होंने अग्निवीर स्कीम पर जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाई और कहा कि अग्निवीरों को शहीद होते समय कोई भी अनुदान राशि नहीं मिलती, जबकि भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की धनराशि उन अग्निवीरों को दी जाती है जिन्होंने सीमा पर या युद्ध में अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों को आतंकवादी कहती है, जबकि ऐसा कभी भी हमारी सरकार या भाजपा द्वारा नहीं कहा गया। उन्होंने यानी राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को कोई एमएसपी नहीं मिलती है, जबकि ये कहना भी गलत है। सरकार हमेशा किसानों को एमएसपी देने की पक्षधर रही है। 19 जून 2024 को ही सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी देने की घोषणा की। बांसुरी स्वराज ने स्पीकर के निर्देश नियमावली के नियम 115 का हवाला दिया और कहा कि उसके आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या है नियम 115? इसका जिक्र संविधान की रूल बुक में नहीं मिलता, बल्कि इसका जिक्र है लोकसभा स्पीकर के दिशा निर्देशों वाली किताब में। इस किताब में निर्देश संख्या 115 के खंड 1 के अनुसार सदन का कोई सदस्य यदि किसी मंत्री या किसी सांसद के भाषण में किसी चूक या तथ्यात्मक गलती की निशानदेही करना चाहता है तो वो सदन को संबोधित करने के पहले स्पीकर को पत्र लिखेगा। इस पत्र में वो इस चूक या गलती पर सदन में बात करने के लिए स्पीकर से परमिशन भी उसको लेनी होगी।
अब रुख करते हैं सपा सांसद अखिलेश यादव के भाषण का। जैसे कुछ महीनों पहले तक वो विधानसभा में शेर सुनाते थे, चुटकियां लेते थे, वही अंदाज लोकसभा में भी उनका दिखा। उन्होंने अपने भाषण में नीट के कथित पेपर लीक के केस और जातिगत जनगणना पर फोकस रखा। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर के जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। राष्ट्रपति जी के भाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। और अखिलेश यादव के भाषण में वो मौका भी आया जब उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए और उन्हें जवाब भी मिला उनकी ही पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले और अब भाजपा से सांसद एसपी सिंह बघेल से। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। जहां तक बेचारी ईवीएम का सवाल है, 2007 में पूर्ण बहुमत की इसी ईवीएम से बीएसपी ने सरकार बनाई थी। 2012 में श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार इसी ईवीएम से बनी थी और आज उनके घर के 5 लोग जो जीते हैं वो इसी ईवीएम से जीते हैं। तो जिन लोगों का बूथ कैप्चर में विश्वास होता होगा या बहुत डंपिंग में होता होगा, वही ईवीएम से, क्यों ईवीएम का एक प्रोसीजर है, उससे 100% नहीं हो सकता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोलने के लिए खड़े हुए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। एक मौका आया जब पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने चुटकी ली भाजपा पर। उन्होंने कटाक्ष किया और स्पीकर ओम बिरला पर ऐसी टिप्पणी की कि वो शर्मा गए। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। लेकिन इन बहसों के बीच एक मौके पर सबकी निगाहें थी। शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद को संबोधित करना था, लेकिन उनका संबोधन शुरू होता उधर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ में जमकर बहस हुई। एक बार फिर आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे,
दिल को टटोल कर तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। ऐसी बात करके देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नमूदार हुए। उन्होंने तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया और विपक्ष पर कुछ इस तरह प्रहार किए। राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ये था आज का ललन टॉप शो। इन खबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे डेली शोज और दूसरे न्यूज़ वीडियोस का रुख कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।